हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सेशन में आज हम डिस्कस करेंगे 4 मार्च का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अंत में आप सभी से 2 प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आपको नीचे कमेंट में लिखना है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 3 मार्च 2022 को किस विषय के साथ विश्व वन्य जीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे मनाया गया? तो हर साल विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। 2022 का थीम है रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। विश्व वन्य जीव दिवस 2021 का विषय क्या था उसे भी याद रखिएगा, फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लेनेट। ये 2021 का थीम था और 2022 का थीम है रिकवरिंग की स्पीशीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। ठीक है। तो वन्य जीव और वनस्पति मानव विज्ञान में क्या अहमियत रखते हैं, इसके प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को एक और दिवस मनाया जाता है, विश्व श्रवण दिवस। इसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हियरिंग डे। अब देखिए, मार्च माह चल रहा है तो इस माह में जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं उनका एक बार फटाफट रिवीजन कर लीजिए। देखिए दोस्तों, दिवस एक ऐसा टॉपिक है कि आप अलग से पढ़कर इसे आसानी से याद नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भी डेली करंट अफेयर के साथ साथ इंपॉर्टेंट दिवस आता है तो दिवस को हम लोग पढ़ते हैं और साथ साथ में रिवीजन भी करते हैं। इसलिए रिवाइज जरूर किया करिएगा। 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। 2022 का थीम है रिमूव लॉज डेट हार्म क्रिएट लॉज डेट एम्पावर। 1 मार्च को ही विश्व स्तर पर विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 1 मार्च को ही भारत में सिविल लेखा दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है और 3 मार्च को ही विश्व श्रवण दिवस यानी वर्ल्ड हियरिंग डे मनाया जाता है। और विश्व श्रवण दिवस 2022 का थीम है टू हियर फॉर लाइफ लिसन विथ केयर। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक विशेष लोगो का अनावरण किया गया है? तो हाल ही में भारत और बेल्जियम के राजनयिक संबंधों के पूरे 75 साल पूरे हो गए हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। भारत और बेल्जियम के बीच द्विपक्षीय संबंध यानी राजनयिक संबंध 1948 में स्थापित किए गए थे और भारत के आज़ाद होने के बाद बेल्जियम भारत के साथ द्विपक्षीय संबंध स्थापित करने वाला प्रथम यूरोपीय देश बना था। ठीक है। राजनयिक संबंध को इंग्लिश में बोलते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस। अब देखिए, बेल्जियम जो है यूरोपियन कंट्री है, इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। यहाँ के सम्राट हैं फिलिप, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एलेक्जेंडर डी क्रू, करेंसी है यूरो। और नाटो जो हाल ही में काफ़ी सुर्खी में बना हुआ है रूस और यूक्रेन युद्ध के दौरान, नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जो कि एक सैन्य संगठन है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में ही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के देशव्यापी कार्यान्वयन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो हाल ही में भारत सरकार ने अगले 5 वर्षों के लिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के लिए 1600 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इस मिशन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल सितंबर में लॉन्च किया था। इस मिशन के तहत नागरिकों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता नंबर दिया जाता है ताकि उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से स्टोर किया जा सके। तो पिछले साल सितंबर माह में कुछ राज्यों कुछ क्षेत्रों में इसे लॉन्च किया गया था, लेकिन अभी इसे पूरे भारतवर्ष में पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने के लिए 1600 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने आर्थिक संकट से जूझ रहे किस देश को $1 बिलियन सहायता राशि देने की घोषणा की है? $1 बिलियन यानी $1 अरब, जो कि वर्तमान में लगभग बराबर होता है 7,500 करोड़ रुपए के। तो हाल ही में विश्व बैंक ने अफगानिस्तान को $1 बिलियन सहायता राशि देने की घोषणा की है। ये राशि जो है तालिबानी शासकों के हाथ में नहीं दिए जाएंगे, बल्कि यूनाइटेड नेशन की जो एजेंसियां हैं या फिर NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनके माध्यम से लोगों तक ये सहायता राशि पहुंचाई जाएगी। तो हाल ही में विश्व बैंक ने घोषणा की है कि अफगानिस्तान को $1 बिलियन सहायता राशि दी जाएगी। हाल ही में आप सभी को पता है कि भारत ने अफगानिस्तान को सहायता के रूप में 50,000 मीट्रिक टन गेहूं वहां पे पहुंचाया था पाकिस्तान के रास्ते। विश्व बैंक की बात करें तो विश्व बैंक को शुरुआत में इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट यानी IBRD के नाम से जाना जाता था
और विश्व बैंक के नाम से इसकी स्थापना 1944 में संयुक्त राष्ट्र के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में की गई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वाशिंगटन डीसी में ही इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, साथ साथ में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का मुख्यालय है। विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। विश्व बैंक की प्रबंध निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं अंशुला कांत, ये भारत की हैं। विश्व बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट हैं कार्मेन रिनहार्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, LIC म्यूचुअल फंड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन बने हैं? तो LIC की सब्सिडियरी है LIC म्यूचुअल फंड। इसके नए मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं TS रामकृष्णन। ऑप्शन ए सही उत्तर है। TS रामकृष्णन को दिनेश पांगटे के स्थान पर नियुक्त किया गया है। LIC की बात करें तो यह भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी है। फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में LIC के अध्यक्ष हैं यानी चेयरमैन हैं MR कुमार। अब देखिए ये क्वेश्चन नियुक्तियों से रिलेटेड था, तो हाल ही फिलहाल में जो इंपॉर्टेंट नियुक्तियां की गई हैं इन्हें भी याद रखिएगा। ट्विटर के नए CEO बने हैं पराग अग्रवाल, जो कि भारतवंशी हैं, इन्हें याद रखिएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए चेयरमैन बने हैं प्रोफेसर जगदीश कुमार। शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव बने हैं झांग मिंग। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के अध्यक्ष बने हैं माधवी पुरी बुच, और ये सेबी के प्रथम महिला अध्यक्ष हैं। भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं रघुवेंद्र तंवर। हिंदुस्तान पेट्रोलियम के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं पुष्प कुमार जोशी। नेक्स्ट, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने नेक्स्ट जनरेशन GOES-T मौसम उपग्रह लॉन्च किया है? GOES-T। तो हाल ही में इस उपग्रह को लॉन्च किया है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो GOES-T जो है ये एक मौसम उपग्रह है। यहाँ पे GOES का फुल फॉर्म होगा जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल एनवायरमेंटल सैटेलाइट। ठीक है, तो एक बार उपग्रह अपनी भू स्थिर कक्षा में स्थापित हो जाने के बाद इसका नाम बदलकर GOES-T से GOES-18 कर दिया जाएगा। और ये उपग्रह यानी इस उपग्रह का इस्तेमाल पश्चिमी गोलार्ध में मौसम और खतरनाक पर्यावरणीय परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाने के लिए किया जाएगा। तो किसने लॉन्च किया है GOES-T को? इसे लॉन्च किया है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने। अब देखिए नासा से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बने हैं इन सभी को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नासा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इसको 2031 में बंद करने की घोषणा की गई है। नासा ने हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया था। ये विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप है। नासा द्वारा साइकी क्षुद्रग्रह के बारे में पता लगाने के लिए साइके मिशन की घोषणा की गई है। इसी साल इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा अगस्त में। नासा का पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के वायुमंडल में पहुंचने वाला पहला यान बन गया है। इस यान का नाम याद रखिए, पार्कर सोलर प्रोब। बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए नासा ने पिछले साल 16 अक्टूबर को लूसी मिशन लॉन्च किया था। ठीक है, कौन सा मिशन किस लिए लॉन्च किया गया है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। पिछले साल 24 नवंबर को धरती को एस्टेरॉइड के हमलों से बचाने के लिए नासा का डार्ट मिशन लॉन्च किया गया था, और डार्ट मिशन को लॉन्च किया था स्पेस एक्स ने। वैसे ये नासा का मिशन है। यहाँ पे डार्ट का मतलब है डबल एस्टेरॉइड रिडायरेक्शन टेस्ट। नासा की बात करें तो फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 को। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नासा के वर्तमान में प्रशासक हैं यानी प्रमुख हैं बिल नेल्सन, और उप प्रशासक हैं पामेला मेलरॉय। नासा का आदर्श वाक्य है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना द्वारा 7 मार्च 2022 को किस स्थान पर अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन किया जाएगा? देखिए वेरी इंपॉर्टेंट अभ्यास है ये, हर 3 साल पर एक बार आयोजित किया जाता है भारतीय वायुसेना द्वारा। तो इस बार 7 मार्च 2022 को अभ्यास वायु शक्ति का आयोजन किया जाएगा राजस्थान के जैसलमेर में। ऑप्शन सी राइट आंसर। तो ये अभ्यास जैसलमेर के पोखरन रेंज में किया जाएगा, और इस अभ्यास के मुख्य अतिथि हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो अभ्यास वायु शक्ति जो है इसका आयोजन भारतीय वायुसेना द्वारा हर 3 साल में एक बार किया जाता है। पिछली बार 2019 में किया गया था, और 3 साल बाद 2022 में इसका आयोजन किया जा रहा है राजस्थान के जैसलमेर के पोखरन रेंज में।
भारतीय वायुसेना की बात करें तो इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को की गई थी। इसीलिए हर साल भारत में 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। वायुसेना के चीफ हैं विवेक राम चौधरी, ये 27वें चीफ हैं। वायुसेना के वाइस चीफ हैं संदीप सिंह। वायुसेना के डिप्टी चीफ हैं नर्मदेश्वर तिवारी। जो डिप्टी चीफ होता है ये वाइस चीफ को रिपोर्ट करता है। वायुसेना का आदर्श वाक्य है नभः एस्प्रेशम दीप्तम। अब देखिए सुब्रतो मुखर्जी जो थे ये भारतीय वायुसेना के चीफ बनने वाले प्रथम भारतीय थे। नेक्स्ट, नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2021 में विश्व में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत किस स्थान पर है। तो देखिए नाइट फ्रैंक ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व में अरबपतियों की संख्या के मामले में भारत जो है तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन डी राइट आंसर। जिनकी कुल संपत्ति 30 मिलियन US$ यानी लगभग 226 करोड़ रुपए या इससे अधिक है, उन्हें अरबपति की श्रेणी में रखा गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल अरबपतियों की संख्या 145 है और भारत तीसरे स्थान पर है। 748 अरबपतियों के साथ अमेरिका पहले और 554 अरबपतियों के साथ चीन जो है ये दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट, मशहूर फिल्म निर्माण और वितरण कंपनी यश राज फिल्म्स के नए CEO कौन बने हैं। तो देखिए बॉलीवुड की मशहूर प्रोडक्शन हाउस है यश राज फिल्म्स, इसके नए CEO बने हैं अक्षय विधानी। ऑप्शन ए सही उत्तर है। यश राज फिल्म की स्थापना 1970 में की गई थी। इसके संस्थापक थे यश राज चोपड़ा, इनका 2012 में निधन हो गया था। काफ़ी मशहूर फिल्म डायरेक्टर थे ये। यश राज फिल्म्स के वर्तमान में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आदित्य चोपड़ा। वहीं यश राज फिल्म्स के CEO बनाए गए हैं अक्षय विधानी। चलिए अगला क्वेश्चन, सागर परिक्रमा निम्न में से किस मंत्रालय का कार्यक्रम है। तो ये कार्यक्रम अभी सुर्खियों में है, याद रखिएगा। सागर परिक्रमा कार्यक्रम जो है ये केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का कार्यक्रम है। तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला। ये 5 मार्च 2022 को सागर परिक्रमा कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे और ये कार्यक्रम गुजरात से शुरू होकर समुद्री मार्ग के जरिए सभी तटीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, तो ये कार्यक्रम किस राज्य से शुरू किया जाएगा? गुजरात से। और इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश की खाद्य सुरक्षा, तटीय मछुआरा समुदायों की आजीविका और समुद्री इकोसिस्टम की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। तो याद रखिए सागर परिक्रमा कार्यक्रम किस मंत्रालय का ये कार्यक्रम है? तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय का ये कार्यक्रम है। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 मार्च को तीसरा NIC टेक कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? NIC का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। तो हाल ही में इस सेंटर द्वारा टेक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। ये तीसरा संस्करण था। इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन ए राइट आंसर। और इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किए थे केंद्रीय संचार और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव। इनके पास रेल मंत्रालय भी है। और इस कॉन्क्लेव का थीम था नेक्स्ट जेन टेक्नोलॉजीज फॉर डिजिटल गवर्नमेंट, यानी डिजिटल सरकार के लिए अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियां। और इस कॉन्क्लेव का आयोजन किसने किया था? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने। और इसका आयोजन किया गया नई दिल्ली में। अब देखिए दिल्ली से रिलेटेड टॉप करंट अफेयर बने हैं, इन्हें याद रखिएगा। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड EV चार्जिंग स्टेशन दिल्ली में स्थापित किया गया है। वहीं क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे कि भारत का सबसे बड़ा EV चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है, तो गुरुग्राम में। स्मार्ट कार्ड शस्त्र लाइसेंस लॉन्च करने वाला यह भारत का पहला राज्य है दिल्ली। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को मुफ्त में कोचिंग देने के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना लॉन्च किया गया है। सरकारी योजनाओं का लाभ श्रमिकों तक पहुंचाने के लिए श्रमिक मित्र योजना लॉन्च किया गया है। बच्चों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने अभया पहल लॉन्च किया है। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार ने देश के मेंटर कार्यक्रम लॉन्च किया है और इस कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर हैं अभिनेता सोनू सूद। कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दिल्ली पुलिस ने हाल ही में एक लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, इसका नाम है उन्नति। बच्चों की पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स अभियान लॉन्च किया गया है। और दिल्ली एयरपोर्ट पर देश का पहला प्राइवेट जेट टर्मिनल स्थापित किया गया है। दिल्ली में जो एयरपोर्ट है उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1 से 2 मार्च के बीच भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह
यानी इंडिया यूएस मिलिट्री कोऑपरेशन ग्रुप की बैठक का 19वां संस्करण कहां पर आयोजित किया गया? इस बैठक का आयोजन किया गया आगरा में, उत्तर प्रदेश के आगरा में। तो भारत अमेरिका सैन्य सहयोग समूह के बैठक का ये 19वां संस्करण था। इसका आयोजन किया गया आगरा में। अमेरिका की बात करें तो देखिए 49वीं समानांतर रेखा यानी 49th पैरेलल लाइन जो है ये अमेरिका और कनाडा को विभाजित करती है। विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान अमेरिका में है। अमेरिका के मोंटाना में है, इसे बूटे खान बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो में है। विश्व की सबसे बड़ी सोने की खान भी अमेरिका में ही है, अमेरिका के ओंटारियो में। फ्लोरिडा जल अमरुमध्य है। फ्लोरिडा स्टेट ये मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ता है और ये अमेरिका को वेस्ट इंडीज से अलग करता है। अमेरिका का वाशिंगटन शहर ये पोटोमेक नदी और न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे हैं। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। यहाँ के राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, ये 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। अमेरिका के इतिहास में ये पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति हैं, याद रखिए। 49वें नंबर की हैं, भारतवंशी है ये। अमेरिका की संसद का नाम कांग्रेस है और करेंसी डॉलर। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब डेली की तरफ फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय संसद ने हाल ही में किस देश को यूरोपीय संघ में शामिल करने के प्रस्ताव की स्वीकृति दे दी है? यूक्रेन को। वेस्ट इंडीज के किस पूर्व महान स्पिनर का 92 साल की उम्र में निधन हो गया? सोनी रामदीन। भारत पे के किस सह संस्थापक और प्रबंध निदेशक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? अश्नीर ग्रोवर। आईपीएल टीम पंजाब किंग्स ने किस सलामी बल्लेबाज को अपना नया कप्तान नियुक्त किया है? मयंक अग्रवाल को। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द मिलेनियल योगी के लेखक कौन है? दीपम चटर्जी। हाल ही में सुर्खियों में रहा शब्द स्विफ्ट का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस। स्विफ्ट का ये पूर्ण रूप है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन किया जाता है तभी जाकर स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल किया जाता है। आवारा जानवरों के लिए भारत का पहला एनिमल मोबाइल मेडिकल एम्बुलेंस कहां पर लॉन्च किया गया है? चेन्नई में। हाल ही में लॉन्च पुस्तक उंगलिल ओरुवन किसकी आत्मकथा है? तो ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एमके स्टालिन, उनकी आत्मकथा है उंगलिल ओरुवन। हाल ही में 46वां सिविल लेखा दिवस कब मनाया गया? 1 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिएगा 1 मार्च को। 31वें दक्षिण पूर्व एशियाई खेलों के लिए मेजबान देश कौन है? वियतनाम। भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन कहां स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में। भविष्यो रक्षित निम्न में से किस निकाय का नया आदर्श वाक्य घोषित किया गया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का ये नया आदर्श वाक्य है, याद रखिए। महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को समाप्त करने के लिए निम्न में से किसने स्त्री मनोरक्षा परियोजना लॉन्च किया है? स्मृति ईरानी ने। स्मृति ईरानी जो है ये केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री हैं। अब लास्ट क्विज का आंसर जानिए। पहला क्वेश्चन था संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र त्रिपक्षीय एजेंसी कौन सी है? तो राइट आंसर था ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका मुख्यालय जिनेवा में है। दूसरा क्वेश्चन था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कितने सदस्य देश हैं? इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, 190 सदस्य देश हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में। ठीक है, कुछ लोगों ने आंसर गलत दिया था, बाकी मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है 2020-21 के लिए 18वां माधवराव लिमे पुरस्कार किसने जीता है? दूसरा क्वेश्चन है पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? तो दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।